नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है और इसमें मैंने थोड़ा सा गैप देकर एक क्वेश्चन मुझे कराना था जिसका नाम है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अभी तक मैंने आपको 1 डायमेंशन कोलिजन पढ़ाया था और उसके बाद मैंने आपको 3 डेरिवेशन कराए थे, वो सब आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन आज हम करेंगे 2 डायमेंशनल कोलिजन से रिलेटेड, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ें आप लोग। डिस्कस द इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन? मैंने आपको बताया था कोलिजन इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज इलास्टिक एंड सेकंड इज इन इलास्टिक, यानी पहला प्रत्यास्थ संघट होता है और दूसरा होता है अप्रत्यास्थ संघट। ठीक है, दोनों आप पढ़ चुके हैं, परिभाषा डेफिनेशंस मैंने कराई थी। तो इसने क्या कहा? डिस्कस द इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 मासेस। 2 बॉडी हैं, 2 मासेस हैं, उनके इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ना है। और कैसे? इन 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशन में। ठीक है, 1 डायमेंशनल कोलिजन आप पढ़ चुके हैं। आगे कहा एंड शो दैट, एक तो 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के बारे में तो डिस्कस करना है, डेरिवेशन करना है, और साथ में देखो क्या प्रूफ करना है। शो दैट इन द सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। देखो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे मैंने कहा था निर्देश तंत्र, वो आप पढ़ चुके हैं इस यूनिट की शुरुआत में ही। ठीक है, चलो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से आप किसी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सेंटर ऑफ मास वाला। तो उसमें जो, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल है, पहला पार्टिकल m1 है, दूसरा m2 है, तो उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो रिमेन अनअल्टर्ड, यानी अनचेंज्ड। इसका मीन्स क्या है? अनचेंज्ड यानी अपरिवर्तित, यानी अपरिवर्तित रहती है, अनचेंज रहती हैं वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इन द इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, तो 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे मानने पड़ेंगे, एक सेंटर ऑफ मास वाला है और एक नॉर्मल है। ठीक है, आओ देखते हैं इसका। देखो सॉल्यूशन कह सकते हो या डेरिवेशन कह सकते हो, और इसमें आप हेडिंग डाल दो इलास्टिक कोलिजन। हेडिंग क्या है? इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानने पड़ेंगे। देखो ध्यान देना, 2 बॉडी हैं, पहले का मास m1 है और दूसरी बॉडी का मास क्या है? m2 है। पहली बॉडी की वेलोसिटी u1 है, ठीक, और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पर u2 बराबर 0। ठीक है, रखेंगे। ये है बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन। u2 बराबर 0 क्यों रखा आगे बताएंगे, है ना। बिफोर द कोलिजन, क्लियर है? चलो यहाँ तक समझ आ रहा है? कोलिजन से पहले ये था, यानी टक्कर से पहले, संघट से पूर्व। अब देखो ये टकराएंगे और 2 डायमेंशनल मोशन करानी है। अब ऐसे नहीं है कि टकराए, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग आप दिखा दें डायरेक्शन, नहीं। यहाँ पर 2 डायमेंशनल, तो इस तरीके से मानो जैसे ये टकराया इससे, तो टकरा के एक ऐसे चला जाएगा और एक ऐसे चला जाएगा, है ना। इस तरीके से दिखाएंगे। तो जो डेरिवेशन है मान लो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक पार्टिकल तो इधर चला गया और एक पार्टिकल नीचे चला गया, बीच में क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो पहला पार्टिकल जो है उसकी पहले बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी क्या थी? u1, और आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी है वो v1 हो जाएगी। सेकंड पार्टिकल की बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी थी u2 बराबर 0, यानी u2 अब कितनी है? v2। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटीज़ यानी प्रारंभिक वेग u से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटीज़ यानी अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं आप? ठीक है, दिख रहा है सभी को? हाँ, किससे प्रदर्शित करते हैं? v से, है ना। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है मान लो कितना है? θ1 है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है मान लो कितना है? θ2। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? तो ये है
ये जो स्थिति है जो डायग्राम में नीचे बनाई है ये है आफ्टर द कोलिजन। कहाँ है? आफ्टर द कोलिजन, यानी संघट के पश्चात। ठीक है। और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये सेंटर ऑफ मास वाला नहीं है, सेंटर ऑफ मास वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे मानेंगे। तो ये है नॉर्मल वाला, तो इसे कुछ भी नाम दे दो। तो क्या नाम दूँ? फ्रेम, फ्रेम कह दो या सिस्टम कह दो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरा नाम क्या है? फ्रेम, ये शॉर्ट में फ्रेम, इसका नाम है एस। फ्रेम एस कह दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो उधर दिखाएंगे दूसरे वाला। कौन से वाला दिखाएं इधर? फ्रेम या सिस्टम कह सकते हो, इसका नाम रख लो चलो एस डैश। ठीक है जी। तो इसमें देखो, इसमें देखो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी वो मास m1, वेलोसिटी u1, दूसरे पार्टिकल का जो मास है वो m2 और उसकी वेलोसिटी u2। ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, टकराएंगे। तो एक बताओ, जैसे इसका मास है ना, देखो सेंटर ऑफ मास तो मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का जिक्र है, जिसे द्रव्यमान केंद्र आप कहते हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। तो मैंने कहा था जैसे मार्कर यदि यहाँ रुक जाए, है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? बोलो। जैसे रुक गया ये, तो ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा था ऐसा पॉइंट किसी बॉडी का या किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का ऐसा पॉइंट जिस पर उस बॉडी का टोटल मास सेंटर्ड रहता है, केंद्रित रहता है, उसे आप सेंटर ऑफ मास कहते हैं। पढ़ाया था ना। तो इसी प्रकार देखो इन दोनों पार्टिकल्स का, ये एक m1 है और एक क्या है? m2 है। तो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा उन दोनों के कहीं बीच में होगा, जैसे कि बताया। तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो जाएगा दोनों के बीच में, cm। ठीक है। तो cm यानी आप जानते हैं cm का, आपको नीचे का दिख नहीं रहा। चलो एक मिनट ज़रा रुकिए, मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है? चलो, तो बात समझ में आई। पहला तो मैं समझा चुका था। अब मैं कह रहा हूँ कि पहला पार्टिकल क्या है? पहले पार्टिकल का मास m1 है और दूसरे पार्टिकल का मास m2 है। पहले में की वेलोसिटी u1, दूसरे की u2। लेकिन u1 u2 यहाँ पे मान रखी है, थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो u1 डैश, और पहले पार्टिकल की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन u1 डैश और दूसरे की u2 डैश। और ये क्या है? बिफोर द कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन लिख दो चाहे, यानी संघट से पूर्व। चलो अब देखो टकराएंगे, तो टकराने के बाद ऐसे टकराएंगे ना, तो ये वाला मान लो ऐसे गुजर गया और दूसरे वाला नीचे से गुजर गया, ऐसे जो गुजर जाएंगे इस तरीके से। दूसरे वाला इस तरीके से गुजर गया। ठीक है, बिल्कुल सीधे बना लो। पर ये तो एक ऊपर को गुजर गया और एक नीचे को चला गया, इस तरीके से। देखो ध्यान दो, मान लो ये वाला टकरा गया, इससे टकरा के ऊपर चला गया, तो ये u1 डैश थी वेलोसिटी टकराने से पहले, अब v1 डैश कह दे। ठीक है, और ये कौन से वाला है? m1। ठीक है, और ये वाला कौन सा है? m2। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? पहले u2 डैश थी, अब हो जाएगी v2 डैश। और दोनों का सेंटर ऑफ मास तो आपको पता है उन दोनों के बीच में होता है। ये सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम है, तो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम यानी फ्रेम एस डैश मान रहे हो, फ्रेम सी भी मान सकते हो, सेंटर ऑफ मास का है तो ये तो मानने की बात है, कुछ भी मान सकते हो। दोनों डायग्राम समझ में आया आपको? चलो तो आप दोनों डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद चलो थोड़ी जगह है मैं इधर लिख लेता हूँ। अब देखो करना क्या है। सबसे पहले तो इस डायग्राम के बारे में ही आपको थोड़ा सा लिख देना है कि लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल्स या टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 कोलाइड टू ईच अदर इलास्टिकली। इलास्टिक कोलिजन है ना, तो इलास्टिकली है ना, तो कोलाइड करती हैं एक दूसरे से। बात क्लियर है? तो फिर इसके बाद आप एक बात देखो, फ्रेम रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम या सिस्टम कुछ भी कह सकते हो। तो इन फ्रेम एस में जो वेलोसिटी है शुरुआत में u1 है पहले पार्टिकल की, दूसरे की u2 बराबर 0 है, तो आप कह सकते हो इन फ्रेम एस द वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज
बिफोर द कोलिजन आर u1 एंड u2 इज इक्वल्स टू 0, फुल स्टॉप। उसके बाद आप कह सकते हो द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन आर v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है, वेलोसिटीज v1 और v2 है रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आई आपको? चलो, और इसके बाद फिर इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर सकते हो। क्या कह सकते हो? इन फ्रेम एच डैश की बात कर रहे हैं अब। द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज, या ऑफ द बॉडी है ना, दो बॉडीज आएगा, दो हैं तो द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आर u1 डैश एंड u2 डैश रेस्पेक्टिवली बिफोर द कोलिजन। और आफ्टर द कोलिजन क्या है? एंड द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन आर v1 डैश एंड v2 डैश रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का अर्थ होता है क्रम से है। ठीक है, इतना इसके बारे में लिख देना बस कि चलो आगे चलते हैं। डेरिवेशन करना है तो सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के लिए कर लेते हैं। तो इन फ्रेम एस, इसमें ला लगाओ। देखो करने का तरीका वही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं पहले, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी का, उसी तरीके से होना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, आप पूरा लिख लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? देखो ये लीनियर मोमेंटम जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, यानी ये सदिश राशि है, रेखीय संवेग जो होता है तो वो दिशा पर निर्भर करेगा। और यहाँ दिशा देखो डायरेक्शन अलग अलग है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो यहाँ पे तो डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा कि अलोंग एक्स एक्सिस है कि अलोंग वाई एक्सिस है। इसलिए आप v1 और v2 को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, यानी क्षैतिज और समान वो ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे। तो देखो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा पहले एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग यदि आप लगाएंगे तो आप एक बात देख के बताएं जरा मुझे, पहले इसे रिजोल्व कर लो। देखो यदि इस तरीके से मैं करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आप देख के बताओ एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी क्या होता है? लंब, और ये बेस यानी आधार, और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो आप मुझे बताओ आधार बेस कितना आ जाएगा? तो बताओ बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कोस थीटा। यहाँ थीटा 1 है पहले के लिए, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए। तो बेस कितना है? हाइपोटेनियस कितना है? v1। बेस कितना है? v1 कॉस थीटा 1। तो यानी ये जो निकल के आया ना आपका ये आया v1 कॉस थीटा 1, ठीक है। और इसी प्रकार नीचे वाले ट्रायंगल के लिए करोगे तो कितना आएगा? v2 कॉस थीटा 2, ठीक है। नीचे वाले के लिए डायरेक्ट समझ रहे हो ना? चलो, और इसी प्रकार आप वर्टिकल कंपोनेंट्स बताओगे, वर्टिकल ये वाले। तो देखो परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा 1। दिख रहा है आपको इधर से? ठीक है, तो बताओ। हाँ, थोड़ा इधर कर देते हैं, अब ठीक है। देखो तो बताओ परपेंडिकुलर कितना आएगा? हाइपोटेनियस तो यही है आपका v1, परपेंडिकुलर आया v1 साइन थीटा 1। तो यानी ये परपेंडिकुलर ये वाला आया v1 साइन थीटा 1, ये वाला ऊपर को, तो जितना ये उतना ये, तो ये कितना आया? v1 साइन थीटा 1। और ये नीचे को कितना आएगा इसी प्रकार? v2 साइन थीटा 2। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो आपके समझने की बात थी, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। ठीक है, ये समझ में आया कैसा आया? चलो, तो अब एक बार देखो, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना था अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग लगाओ, आपको पता है लॉ क्या हो जाएगा, लिख लेना आप। लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन बराबर लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। आपसे पहले लगाते आए हैं उन डेरिवेशंस में, तो उसी तरीके से करना है। तो बिफोर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? देखो बिफोर द कोलिजन तो ये है, तो m1 इंटू u1 क्या हो जाएगा? m1 इंटू u1 प्लस दूसरी बॉडी के लिए बताओ m2 इंटू u2, और u2 कितना है? 0। तो ये है लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। अब लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, और वो भी अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो पहले पार्टिकल के लिए देखो, पहला पार्टिकल ये है ना m1, और दूसरा पार्टिकल ये है m2। तो क्या आएगा? m1, और अलोंग एक्स एक्सिस कह रहे हैं तो m1 की वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो ये है,
V1 cos थीटा 1, तो यहाँ क्या आएगा V1 cos थीटा 1 प्लस दूसरा पार्टिकल M2, और M2 जो है उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है, क्षैतिज घटक है ना, x घटक कौन सा है V2 cos थीटा 2, तो यहाँ क्या आएगा V2 cos थीटा 2। ठीक है जी, दिख रहा है आपको यहाँ तक? हाँ जी, ठीक है जी। तो आप बताओ, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा M1 U1 बराबर बचा आपका M1 V1 cos थीटा 1 प्लस M2 V2 है ना, V2 cos थीटा 2। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अब इसी प्रकार एलोंग वाई एक्सिस लगाओ, यही वाला लॉ, एलोंग वाई एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस लगाओ जरा। तो देखो एलोंग वाई एक्सिस बिफोर द कोलिजन मोमेंटम बराबर आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम। तो बिफोर द कोलिजन केवल जो मोशन हो भी रही है पहली बॉडी में वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई के अलोंग नहीं है पहली बॉडी में, और दूसरी बॉडी में मोशन ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग है ना वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इसका मतलब है वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम 0 हो जाएगा, क्योंकि ध्यान देना वाई एक्सिस के अलोंग पहली बॉडी में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, मोशन नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, वाई के अलोंग नहीं चल रही है। इसी प्रकार दूसरी बॉडी में तो कैसे भी मोशन नहीं है, तो M2 × 0 हो जाएगा। ये है मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एलोंग वाई एक्सिस। आगे क्या आएगा, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन एलोंग वाई एक्सिस। तो देखो M1 पहले पार्टिकल के लिए, और एलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी बताओ, ये एलोंग एक्स एक्सिस था, एलोंग वाई एक्सिस जो वेलोसिटी है M1 की वो है V1 sin थीटा 1। तो क्या आएगा V1 sin थीटा 1 और प्लस, ठीक है, M2 V2 sin थीटा 2, लेकिन V2 sin थीटा 2 नीचे को है, इसलिए क्या आएगा माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ क्या होता है माइनस होता है, तो आएगा माइनस, बीच में आ जाएगा M2 V2 sin थीटा 2। ये तो सारा 0 हो गया, तो कितना आया 0 बराबर आया M1 V1 sin थीटा 1 और माइनस M2 V2 sin थीटा 2, इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत हो तो? चलो यहाँ तक नोट करो, है ना, फिर मैं डायग्राम रफ करूँगा और फिर आगे चलेंगे। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, चलो तो फिर मैं रफ कर देता हूँ इसे। क्या रफ करूँ? हाँ, नीचे वाले की शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, तो मैंने बताया सबसे पहले क्या करें आप, जो पहला फ्रेम था S, उसमें आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया। अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला लगा दोगे, है ना। तो हाँ, नीचे वाले की जरूरत नहीं है शायद, चलो देख लेंगे, बाकी आपके पास तो है ही। आप मतलब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया करो। देखो, तो इसके बाद कौन सा लॉ लगाएंगे, इस S फ्रेम में ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं देखो इधर कर देता हूँ, इसके बाद अलग है ना। देखो, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बताओ क्या होता है, आपको पता तो है। वो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन बराबर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। देखो, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इसमें लगानी है, तो क्या हो जाएगा, हाफ m1, देखो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 आएगा m2 दूसरे के लिए, m2 u2 का स्क्वायर, लेकिन u2 का स्क्वायर क्या है 0, और बराबर क्या आएगा नीचे वाले के लिए v1 v2 हो जाएगा। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर और प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब आप ये पूछेंगे कि यहाँ पर तो लीनियर मोमेंटम का लॉ लगाया, तो एक्स एक्सिस का अलोंग भी करा, वाई एक्सिस का अलोंग भी करा, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे? तो आपको इसका उत्तर मिलेगा। इसका उत्तर ये है कि लीनियर मोमेंटम जो है स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, तो अलोंग एक्स एक्सिस भी है
अलोंग वाई एक्सिस भी मोमेंटम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसी कारण यहाँ क्या आया, क्लियर है ना। तो इसी कारण देखो आपको यहाँ डायरेक्शन का कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपने लगाया तो ना तो अलोंग एक्स एक्सिस करा ना अलोंग वाई एक्सिस करा। क्यों नहीं करा, कारण समझ आया, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है ऊर्जा। इसे छोड़ो, ये तो जीरो हो जाएगा, हाफ से हाफ कट गया, क्या बच जाएगा, m1 u1 स्क्वायर बराबर m1 v1 स्क्वायर और प्लस m2 v2 स्क्वायर। क्लियर है, ये है इक्वेशन नंबर 3। बताओ कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है, अब देखो जैसे डेरिवेशन करते आ रहे थे, वन डायमेंशन का क्या था ना, आपने पहले ऐसे करते थे, फिर उन समीकरणों को, इक्वेशंस को सोल्व कर लेते थे। तो इसी प्रकार देखो इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके आप v1 v2 के मान निकाल सकते हो, θ1 θ2 के मान निकाल सकते हो, लेकिन मान समझते हो ना, वैल्यू निकाल सकते हैं वैल्यूज़, लेकिन जब तक कोई जनरल, मतलब ये तो जनरल है ना, जब तक कोई पर्टिकुलर वैल्यू ना दी जाए, भाई θ1 θ2 की वैल्यू दे दी जाए तो आप सोल्व करके कर सकते हो, लेकिन इसे सोल्व नहीं किया जा सकता है। तो इसके नीचे बस आप एक बात लिख देंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ θ1 θ2 एंड v1 v2, इनकी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो, है ना, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो ये जो फ्रेम था आपका S, उसका तो काम खत्म हुआ। अब फ्रेम बात करेंगे S डैश की, ठीक है। तो S डैश में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, वो आप निकाल लो पहले फ्रेम S की सहायता से, है ना। चलो तो ध्यान देना, ये मैं क्या रफ करूँ, उधर का रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये तो बस इतना ही था जो फ्रेम S के बारे में करना था, इतना ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो इसकी आगे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इसे यहीं छोड़ें। अब हमें क्या करना है, S डैश फ्रेम के लिए बात करनी है, जो भी करनी है। तो मैंने कहा S डैश फ्रेम में वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, आप पहले उसे निकाल लो, और किसकी सहायता से, फ्रेम S की सहायता से। तो लिखो, आप क्या लिखोगे, लिखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लिखो देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन फ्रेम S, या बाय द हेल्प ऑफ फ्रेम S, कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो मैं लिख देता हूँ, चलो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, इन फ्रेम S, फ्रेम S में। और फ्रेम S में यदि आप देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को VCM कहते हैं, लेकिन यहाँ देखो लिखना पड़ेगा बार बार, तो केवल VC कह लो शॉर्ट में, ना VC, या VCM भी कह सकते हो ना। देखो क्या आ जाएगा, आपको बताया m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन, ऐसे तो होता है m1 प्लस m2, लेकिन ये जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, देखो पहली बॉडी यहाँ है, दूसरी बॉडी यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा कहीं, तो केवल बिफोर द कोलिजन की हेल्प से निकालेंगे, है ना। तो बिफोर द कोलिजन की हेल्प से निकालो तो क्या आएगा, m1 u1, ठीक है, प्लस m2 u2, और u2 कितना है, 0, और अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आई, m1 u1, भाई ये तो 0 हो गया सारा, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है जी। 3 इक्वेशन हो गई थी, इसकी शायद ज़रूरत पड़ जाए चौथी लिख लो इसे, है ना, इक्वेशन नंबर 4। अब हम चलते हैं फ्रेम S डैश की ओर। तो फ्रेम S डैश में देखो क्वेश्चन करना क्या है, इसने कहा शो दैट, देखो डिस्कस द इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू मासेस का इलास्टिक कोलिजन तो हमने दिखा लिया, केवल वहाँ तक ही जहाँ तक मैंने कहा था, ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी कैन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ θ1 θ2 एंड v1 v2, है ना, इस प्रकार से। तो वहाँ तक ये इतना हो गया है। अब आगे इसने कहा एंड सो दैट, ये सिद्ध करना है कि सेंटर ऑफ मास का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S डैश, उसमें जो मैग्नीट्यूड्स है ना वेलोसिटीज़ के, वो रिमेन अनअल्टर्ड यानी अनचेंज रहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन तो इलास्टिक है ही, शुरुआत में ही मान लिया, ठीक है। तो यानी मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी के वो चेंज नहीं होंगे, यानी जो v1 डैश है कोलिजन के बाद,
वो u1 डैश के बराबर होना चाहिए, जो v2 डैश है वो u2 डैश के बराबर होना चाहिए, तभी तो कहेंगे कि चेंज नहीं हो रहा। भाई देखो शुरुआत में वेलोसिटी थी u1 डैश, तो बाद की जो वेलोसिटी है ना जिसे हम v1 डैश मान रहे हैं इस फ्रेम में, वो दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम। तो इस क्वेश्चन का जो अर्थ है ना, जो प्रूफ करके लाना है, इसने कहा मैग्नीट्यूड जो है थोड़ा लाइट जाने की समस्या के कारण है ना, ये जो क्वेश्चन था आपका इसे हम केवल यहाँ तक ही रखेंगे आज की लेक्चर में। और जो सेकंड पार्ट है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, क्योंकि अभी लाइट जा चुकी है और फ़ोन भी काफ़ी डाउन है, ठीक है। तो लाइट जाने की समस्या के कारण ये वीडियो आपको कल मिलेगी।